तो उनके एप्टीट्यूड को पहचान रहे हैं, परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर विविध प्रकार की गतिविधियां करा रहे हैं अलग अलग बच्चों को। ये किसका प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है ना, समावेशन है। एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, स्पेशल बच्चा हो, हर बच्चे के लिए। ये लेबलिंग करना गलत बात है, कंपटीशन, एक्सक्लूजन या एक्सक्लूड कर दिया कि 4 बच्चे हैं जो देख नहीं सकते उनको अलग थलग ही कर दिया, ये गलत है। तो इंक्लूजन इज द राइट वर्ड ओवर हियर, या जो सिस्टम है वो इंक्लूजन का है। इस पर हमने एक अलग से सेशन अभी लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? Challenges in reading text and comprehending long passages is a challenge for students with, यानी चैलेंज किस में आ रहा है? रीडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़ने में, पाठ को पढ़ने में और उसको समझने में जो लंबे पैसेजेस हैं, दिक्कत हो रही है। कौन से प्रकार का विकार है ये? कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये बताइए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। आज तो मैंने बैच में भी इवन क्लास नहीं लिया, मैं शाम तक भी थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, तो अभी ऐसे ही चल रहा है। हालांकि हमारा सिलेबस बहुत ही अंडर कंट्रोल है, खत्म ही हो जाएगा 2-4-6 क्लासेस में, बैच की भी अगर हम बात करें तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी एक आध दिन छुट्टी भी हो तो मैं धीरे धीरे वापस आ गई हूँ ट्रैक पे, समय लगेगा थोड़ा सा तबीयत बिल्कुल ठीक होने में। तो ये डिसलेक्सिया है एग्जैक्टली। डिसकैलकुलिया तो मैथमेटिक्स में होता है, यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, तो रीडिंग डिसऑर्डर और पढ़ के समझने की दिक्कत है। हियरिंग इंपेयरमेंट थोड़ी है। डिस्ग्राफिया तो राइटिंग इंपेयरमेंट होता है, लिखने में समस्या। ये पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या हो सकती है। अगर पढ़ेगा ठीक नहीं तो लिखेगा भी ठीक नहीं। हालांकि मेनली पढ़ने वाली ही समस्या है, जो ईशान अवस्थी तारे जमीन पर वाला बच्चा था। इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम व्हाट इज द प्राइमरी मोड ऑफ असेसमेंट? एक सामाजिक रचनावादी कक्ष के अंदर कौन सा तरीका प्रमुख तरीका होगा मूल्यांकन का, या बच्चे के आकलन का तरीका मुख्य कौन सा होगा? यानी बच्चे को जांचने का सबसे बेहतर तरीका, टेस्ट करने का अगर मैं कहूं कि आपको पता कैसे लगेगा कि बच्चा ठीक कितना सीख गया है, कैसे सीख गया है, ये सब आपको बताना है। फटाफट से बताना है, जल्दी बताइए। मेरी बेटी 7 साल की है और आपकी वीडियो हमेशा देखती है। बहुत बढ़िया सन्नी, धन्यवाद। चलिएगा आप लोग के साथ, हाँ आप लोग के बच्चे देखते हैं बिल्कुल, देखिएगा। तो ये सहयोगात्मक परियोजनाएं, यानी आप उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स में डाल दीजिए जहां वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में कोलैबोरेट करके कोई काम कर रहे हो, और उस टाइम पे उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनका आकलन कीजिए। ग्रुप प्रोजेक्ट दे दिया मान लीजिए, उसके बेसिस पे फिर उनको नंबर दे रहे हैं या व्हाटएवर असेस कर रहे हैं। रिकॉल करना सिर्फ रट्टा लगाना नहीं, बच्चा हमें एक्टिव चाहिए, सबसे ज्यादा एक्टिव यहीं पे है, जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा एक्टिव है वही सही जवाब है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी बहुत अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता नहीं लग पाता। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी स्टैंडर्डाइज्ड का ही उदाहरण है। देखिए मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई थी, जैसे ये ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होते हैं, मल्टीपल टाइम आप कॉपी चेक करा लीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। ये इनमें वैलिडिटी पाई जाती है, यानी जिस पर्पज के लिए बनाए गए हैं। तो टेट के पेपर में, सीटेट के पेपर में यूपीएससी के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, दैट मीन्स वो वैलिड है, वैध है उस चीज के लिए। रिलायबिलिटी होती है, जितनी बार आप बच्चे को सेम सिचुएशन में सेम क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने को कहेंगे, सेम रिजल्ट देगा। तो ये 3 विशेषताएं होती है। और 2 प्रकार के हमने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पढ़े थे, एनआरटी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये सीधा सीधा सीटेट इसमें आ जाएगा कि आपको कुछ % का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना है, आप पास हो गए, या 12th में 33% लाए। एनआरटी क्या है? जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय का या DSSB का एग्जाम, आपको मेरिट में आना पड़ेगा। टॉप आप तभी करेंगे जब बाकी सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, ठीक है ना। तो वो एनआरटी हो गया। ये दोनों स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का उदाहरण है। और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मानकीकृत परीक्षण के साथ फायदा ये है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन, लाखों लोग बोर्ड का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। ये स्टैंडर्डाइज्ड है। लेकिन इसकी समस्या ये व्यक्तिगत क्षमताओं को या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में नहीं रखता। तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बेटर यहां पे इसलिए हो जाए क्योंकि बच्चा ज्यादा एक्टिव है और यहाँ पे इंडिविजुअल क्षमताओं को आप देख पाएंगे ज्यादा क्लोजली। तो ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स इज, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आप बच्चे को जांच रहे हैं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। बेसिकली हम क्यों बात कर रहे हैं अभी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भाई सीटेट का एग्जाम है, आपको कितना आता है, अगर आप एक टेस्ट की तरह लगाते हैं तो वो पता लग जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव हुआ इस क्लास का, ठीक, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो उद्देश्य क्या होगा बच्चे के आकलन का? सबसे जरूरी उद्देश्य पूछा है। उद्देश्य कई हो सकते हैं। क्या आज के मॉक टेस्ट में सिर्फ अच्छे नंबर लाना उद्देश्य है? नहीं, अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ये मुख्य उद्देश्य है आज के इस मॉक टेस्ट का। तो यहां पे आपको बच्चे को देखना है, बच्चे की भले की बात कहां हो रही है, वही ऑप्शन बेस्ट है। टू रिफ्लेक्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द पेडागोजी एंड मॉडिफाई इट टू एनहेंस लर्निंग, यानी अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना। पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स कितने अच्छे रहे हैं,
उस पे आप विचार कर पाएंगे, इसलिए आप आकलन कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं बच्चे को, और मेथड्स में मॉडिफिकेशन की कहां जरूरत है, चेंज की कहां जरूरत है, वो आपको पता लग जाएगा। तो यही फर्स्ट ऑप्शन हमें अच्छा लग रहा है, फिर भी बाकी के ऑप्शन पढ़ेंगे। टू कंप्लीट वन ऑफ द टास्क असाइन टू टीचर, सिर्फ काम को पूरा करना ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है आकलन का, या कोई उद्देश्य नहीं है। कंप्लीट कर देना रजिस्टर्स। टू क्रिएट सेम एबिलिटी ग्रुपिंग इन क्लास, एक ही एबिलिटी के बच्चों को ग्रुप में डाल देना। मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग होनी चाहिए, ना कि सेम। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी तीनों गलत हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। फटाफट से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछना चाहता है आपसे। टीचर्स इन अ प्राइमरी क्लासरूम शुड लर्न पर्सनल वॉइस द टॉक टू ourselves दैट गाइड्स आवर थिंकिंग एंड बिहेवियर। एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसको क्या करना चाहिए। हमारी मतलब बच्चे की, तो बच्चे की सोच को दिशा देने वाली जो पर्सनल टॉक है या पर्सनल वॉइस है, उसका क्या करना चाहिए, जिसको हम दूसरी भाषा में प्राइवेट टॉक कह सकते हैं। जिसकी बात किसने की है, वाइगॉस्की ने की है। इसको हम सेल्फ टॉक भी कह सकते हैं कि एक बच्चा है जो खुद से बात करते हो। कब से कब तक होती है, 3 से 6 वर्ष के बीच में ये पाई जाती है। खुद से बात करना यानी बच्चा खुद को डायरेक्ट कर रहा है, तो इसको प्रमोट करना है, शुड बी एनकरेज्ड। ये पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे के सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ डायरेक्शन, उसको दिशा मिलती है खुद से बात करके। अरे ये वाला नहीं, ये वाला आंसर सही होगा। जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं, आप खुद को दिशा दे रहे होते हैं। ठीक, तो सही इसमें आपने जवाब दिया। डिस्करेज, प्रोहिबिट, पनिश कर देंगे, नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, इसमें बच्चा एक्टिव है खुद से बात करते हुए, और जो एक्टिव है तो उसको तो प्रमोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन द सेम क्लास इज रेफर्ड टू एज। यानी एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी डिफरिंग एबिलिटीज, एक बच्चा है जो मैथ्स में बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा है जो बहुत ही मीडियोकर है मैथ्स में, या तीसरा बच्चा है जो इंग्लिश में बहुत अच्छा है। तो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होंगे, सेम एबिलिटी नहीं होगी ना। क्लास में डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट एबिलिटी होगी। ठीक है ना, क्लियर बात है। कोई कह रहा है आपको देखकर पढ़ने की एनर्जी चौगुनी हो जाती है। लव फ्रॉम कल्पी, बहुत बढ़िया, थैंक यू रोहिणी। देखिएगा, तो मुझे भी जब मैं डिस्कशन करने आती हूँ तो मेरी एनर्जी भी 4 गुना ही हो जाती है, उससे पहले मुझे मौत आई हुई होती है। आई मीन बिल्कुल कि हाय रे, बिल्कुल तबियत सही नहीं है, एनर्जी डाउन है, ये है वो है। बट जो है आप लोग के साथ जुड़ करके फिर एनर्जी आ जाती है। चलो देखते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरिंग एबिलिटीज इन दी सेम क्लास। डिफरेंट एबिलिटी के बच्चे सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, इनको कैसे देखेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहेंगे, स्टैंडर्डाइज्ड, स्टिमुलेशन, कंडीशनिंग, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं कि उद्दीपन है, कोई ऐसा थोड़ी कोई लालच दे करके हम बात कर रहे हैं। मानकीकृत निर्देशन, मानकीकृत तो सबके लिए सेम फॉर ऑल हो जाएगा, जबकि हमें निर्देशन मानकीकृत नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, तो रिजिड होता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट एबिलिटी के बच्चों को डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मेथड्स का यूज करके विभेदी निर्देशन दे रहे हैं। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम का उदाहरण है कि ये स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। डिफरेंट नीड्स को और लेवल्स के बच्चे एक क्लास में पढ़ रहे हैं और हम उनको सिखा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भाई, इन अ प्राइमरी क्लासरूम द टीचर्स शुड डैश प्राइवेट स्पीच और सेल्फ टॉक दैट गाइड्स थिंकिंग एंड एक्शन। अगेन एक और क्वेश्चन सेल्फ टॉक को लेकर के, फटाफट से बताइएगा। प्राथमिक कक्षा में शिक्षकों को निजी भाषण यानी आत्मचर्चा, खुद से जो बात कर रहे हैं, चाहिए और सोच और कार्यवाही का मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या करें हम सेल्फ टॉक को, सेल्फ टॉक को बढ़ावा देना है, प्राइवेट स्पीच, निज वाक को एनकरेज करना है। यही बात तो दूसरे क्वेश्चन में दूसरे तरीके से पूछी थी, इग्नोर, डिसमिस नहीं भाई, बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा है। जब वो ये कह रहा है नहीं ये वाला बॉक्स नहीं, ये लगेगा इसमें, अरे ये वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, हिमांशी ने तो ऐसे बताया था, जब आप पेपर में खुद से बात कर रहे हैं तो आप खुद को डायरेक्शन दे रहे हैं। और ये होती शुरुआत इसकी 3 से 6 वर्ष की उम्र में है, प्राइवेट स्पीच की। वाइगॉस्की ने 3 प्रकार की स्पीच बताई है, फटाफट से मैं बता देती हूँ। एक है सोशल स्पीच, जब आप लोगों से आसपास के बात करना सीखते हैं पहली बार, अराउंड 2 ईयर्स की एज के अराउंड, 2 साल के अराउंड। फिर आपके आती है प्राइवेट स्पीच, जब आप खुद से ही बोल बोल के बातें कर रहे हैं, कोई और नहीं है फिर भी खुद से बोल बोल के बातें कर रहे हैं, ये है 3 से 6 वर्ष के अराउंड। फिर आती है साइलेंट इनर स्पीच, अब आप मन में ही बातें कर लेते हैं, बोलने की जरूरत भी नहीं है बाहर, ये है 6+ ईयर्स की बात। तो ये तीनों रहती हैं लाइफ लॉन्ग, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट स्पीच आई तो सोशल स्पीच चली गई। सामाजिक वाक, जब आप समाज में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, 2 साल की उम्र तक आ जाती है ये बात, 2 सेंटेंस को जोड़ के एक नया वाक्य बनाना शुरू कर देंगे। फिर प्राइवेट स्पीच निज वाक, यानी खुद से बात कर रहे हैं, सेल्फ टॉक, बच्चा बोल बोल करके खुद को ही डायरेक्शन दे रहा है, वो 3 से 6 में। और साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक, मन में जब आप बात करते हैं खुद से, किसी को पता भी नहीं है, वो 6+ ईयर्स में आता है। तो ये 3 प्रकार की स्पीच हैं जो वाइगॉस्की ने दी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सीइंग द रोल ऑफ बॉयज, यानी लड़कों का रोल देखते हुए, एट होम यानी घर पे,
एंड इन दी सोसाइटी। तो घर पे और समाज में जब लड़कों का रोल देखा एक बच्चे मोहित रिफ्यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ अ गर्ल इन अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड इन दी स्कूल। मोहित ने मना कर दिया, भैया मैं एक गर्ल की भूमिका, एक लड़की की भूमिका एक स्कूल के प्ले में, एक स्कूल के नाटक में नहीं निभाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कों का तो रोल अलग है समाज में। पापा थोड़ी कभी खाना बनाते हैं, पापा थोड़े ना ये बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, उसने देखा जो समाज में है, सोसाइटी में और घर पे जो उसने रोल देखा बॉयज का, वो उसमें फिट नहीं हो पा रहा था, और उसने एक प्ले के अंदर, एक नाटक के अंदर एक लड़की का रोल प्ले करने से मना कर दिया, सेइंग दैट बिकॉज ही इज अ बॉय ही विल नॉट वियर अ गर्ल्स ड्रेस, इट शोज व्हाट। यानी ये क्या दर्शाता है कि वो तो लड़का है और वो लड़की वाली ड्रेस नहीं पहनेगा, सब उसका मजाक उड़ा सकते हैं, 70 चीजें हो सकती हैं। तो मोहित ने घर व समाज में, कहां देखा ये उसने, घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है इसलिए वह लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। इट शोज व्हाट, मोहन इज शोइंग व्हाट। अपने व्यवहार में मोहन क्या शो कर रहा है या मोहित क्या शो कर रहा है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताइए, जवाब दीजिए। फोर्थ ऑप्शन 54% लोग कह रहे हैं, जो कि सही भी है। बाकी के 46% लोग गलत जवाब क्यों दे रहे हैं। ये जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी कहां है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती तो मोहित कहता कोई बात नहीं, कपड़े तो है यार और मेरे को एक्ट ही तो करना है, क्या दिक्कत है। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही नहीं। फ्लेक्सिबल रोल देखा होता तो, अगर उसने जनरली ये देखा होता कि हाँ कोई बात नहीं, आजकल जैसे जितने यूनिसेक्स कपड़े आ गए हैं कि वही टी शर्ट महिलाएं भी पहन सकती हैं, पुरुष भी पहन सकते हैं, है ना, 70 चीजें, शूज आ गए हैं, घड़ियां, पता नहीं कितनी चीजें हैं। तो ये जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाती है। पहले शायद इतना नहीं था, तो फ्लेक्सिबिलिटी देखी होती तो वो मना ही नहीं करता, तो ये तो होगा नहीं। जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी कहां है इसमें, बराबरी कहां है। क्या वो कुछ कम हो जाएगा अगर वो एक रोल प्ले कर लेगा एक नाटक में जो उसको एक टास्क मिला है, तो कुछ इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी। नहीं, तो इक्वालिटी तो यहां है ही नहीं, हो ही नहीं रही। मोबिलिटी, गतिशीलता है, कुछ चेंज आ रहा है, नहीं आ रहा। ये जेंडर टाइपिंग है। जेंडर टाइपिंग क्या होती है, लैंगिक प्रारूपण कह लीजिए आप इसको, प्रारूपण के समाज ने टाइप कर दिया है आपके दिमाग में, जेंडर रोल की टाइपिंग कर दी है कि लड़के तो छोटे बाल रखेंगे, लड़कियां तो बड़े बाल रखेंगी, ये वाला हेयर मेहंदी लगाएंगी, लड़के नहीं लगाएंगे, या इस तरह के कपड़े पहनेंगे। तो ये क्या है, टाइपिंग हो गई है आपके अंदर। अब आपको लगता है अगर कोई लड़की छोटे बाल रख रही है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी जेंडर रोल टाइपिंग इतनी ज्यादा रिजिड हो गई है, उसके दिमाग में स्टीरियोटाइप बन गई है वो चीज, तो वो कहेगा अरे ये तो लड़कों के जैसे बाल रखती हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, ये स्टीरियोटाइप की तरफ चली गई, धीरे धीरे टाइपिंग होकर के वो स्टीरियोटाइप की तरफ चली ही जाती है, ठीक है ना। तो ये जेंडर रोल टाइपिंग को दर्शा रहा है बच्चा, कि उसके दिमाग में तो यही रोल टाइप हुआ है ना, बैठ गया है उसके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ। अब अगर यहां टाइपिंग होता ही नहीं तो हमें स्टीरियोटाइप के साथ जाना पड़ता फिर, क्योंकि उसके दिमाग में वो बैठ गया है, लेकिन यहां टाइपिंग का ऑप्शन था और वो बेटर ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए स्टीरियोटाइप इन्होंने दिया भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस वाज डिस्क्राइब्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। ये 4 प्रकार हैं बुद्धि के, इनमें से कौन से प्रकार की बात हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में दी थी। 1983 में हार्वर्ड गार्डनर की एक बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड करके, जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि की बात उन्होंने की। हालांकि आज के समय में वो 8 है एज पर एनसीईआरटी भी, और आपको उन 8 प्रकार में से कौन सा एक प्रकार यहां मौजूद है उस ऑप्शन को चूज कर लेना है, ठीक। इन पे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं अलग से भी। तो अगर मैं बात करूं, और गार्डनर ने कहा आईक्यू टेस्ट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे अलग अलग प्रकार से बुद्धिमान हो सकते हैं, इसीलिए कई प्रकार के बुद्धि के टाइप इन्होंने दिए हैं। बात ठीक है नहीं। 69% लोग कह रहे हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही बात है। भाषिक बुद्धि या भाषाई बुद्धि की बात गार्डनर ने की है। वो लोग जो राइटर्स हैं, वो लोग जो इवन पोइट्स हैं, वो लोग जो नॉवेल्स लिख रहे हैं, या जिनकी भाषा पे अच्छी पकड़ है, भाषा को प्रोड्यूस करने से लेकर के और उसको मतलब स्पोकन लैंग्वेज हो चाहे वो रिटन लैंग्वेज हो, तो भाषा पे पकड़ है अच्छी, तो हम ये कहेंगे वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रखते हैं, है ना। तो इसका एक बहुत ही आसान सा उदाहरण अगर आप कहेंगे तो चेतन भगत ले लीजिए, या जितने भी हमारे राइटर्स रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे प्रेमचंद की अगर हम बात करें तो उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। जेनरिक इंटेलिजेंस की उन्होंने कोई बात नहीं की कि एक जनरल इंटेलिजेंस होती है वही हर जगह काम करती है, नहीं, इनसे पहले लोग बात कर रहे थे, वो इन्होंने नहीं की। और जनरल और स्पेसिफिक की बात चार्ल्स स्पीयरमैन ने की है। फिजिकल इंटेलिजेंस की उन्होंने कोई बात नहीं की, वो काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस है जिसकी उन्होंने काइंस्थेटिक भी नहीं है, बॉडीली काइंस्थेटिक जिसको हम कहते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि, वो अलग है। इसका मतलब ये ओवरऑल शारीरिक बुद्धि नहीं है, कोई फिजिकल कोई भौतिक वो वाली बुद्धि की बात यहां नहीं हुई। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड
इज बेस्ट सूटेड टू पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स विद इन दी क्लासरूम। यानी कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रवैया रुख सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी ग्रुप डायनेमिक पॉजिटिव हो, यानी बच्चा ग्रुप में पॉजिटिवली सीख पाए, इसके लिए कौन सा एक रवैया सही है कि बच्चे ग्रुप में OMR शीट डाल दीजिए, टेलीग्राम पे डाल देंगे, प्रगति लाल पीले मत हो, है ना, ऐसे ही डाल देंगे, कोई बात नहीं, डाल देंगे। जैसे ही सारी वो सब डालेंगे तो मैंने प्रीवियसली भी डाली हुई होगी, दोबारा डाल दूंगी मैं। एग्जैक्ट वही सीटेट की जो OMR शीट है शेयर ही हमने शुरू करना किया है, एग्जैक्ट सीटेट वाली। ये नहीं पता चले आप SSC के गोले भर रहे हैं, वो जरा जरा से होते हैं, सीटेट के थोड़े डिफरेंट होते हैं। कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए, और हमने बैच में तो इवन मॉक टेस्ट में लगा के दे भी दी है, वो देखना एक बार। तो कक्षा में सकारात्मक समूह, एक पॉजिटिव ग्रुप बने क्लासरूम में, इसके लिए कौन सा एक डायनेमिक बेटर है, पॉजिटिव है। लेइंग डाउन स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल्स प्रोहिबिटिंग ग्रुप इंटरेक्शन। अगर ग्रुप में इंटरेक्शन ही नहीं होगा, बच्चे आपस में बात ही नहीं करेंगे, इतना स्ट्रिक्ट रूल हो जाएगा तो फायदा क्या है, वो कौन सा पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक हुआ। डिवाइडिंग द क्लास इनटू परमानेंट एबिलिटी ग्रुपिंग, परमानेंट एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, सब ग्रुप्स फॉर फंक्शनिंग, मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग कभी कभार कर सकते हैं, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग ग्रुप बना दिया, परमानेंटली आपने डाल दिया, वो गलत है। एनकरेजिंग ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंपल फंडा है, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन सही है। तो समस्या समाधान के लिए आप बच्चों को बातचीत करने के लिए, डिस्कशन डिबेट के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन ग्रुप्स टू एनहेंस परफॉर्मेंस। कंपटीशन को बढ़ावा देना कोई भी समझदारी का काम नहीं है, ये कोई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट नहीं करता है। तो थर्ड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। जैसे आपसे पेपर में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीडीपी में, उसी तरह से 30 क्वेश्चन आपके सामने आज रखे हुए हैं। तो मैथमेटिकल डिसऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी इज रेफर्ड टू। अधिगम अक्षमता के संदर्भ में, गणितीय अधिगम अक्षमता, गणित में समस्या होगी बच्चे को, कौन सा एक प्रॉब्लम है, ये डिसकैलकुलिया है, सिंपल गणन संबंधी विकार है, गुणज वैकल्य कह देते हैं। बच्चे को कैलकुलेशन में, मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, इन सब में दिक्कत होगी। डिस्प्रेक्सिया तो मोटर स्किल्स वाला होता है, पेन पकड़ने में, चलने फिरने में, टाई लगाने में, शू लेसेस जूते के फीते बांधने में। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, डिस्ग्राफिया राइटिंग है ना। डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन या गणित में समस्या आएगी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। शीला एक बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, इसके बारे में समझते हैं। शीला, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, शीला अ 5-year-old गर्ल, 5 साल की बच्ची है, स्टार्टेड प्लेइंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार। 5 साल की बच्ची है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार नाम के इंस्ट्रूमेंट को विदाउट एनी आउटसाइड इंस्ट्रक्शन, किसी ने उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी और बजाना उसने शुरू कर दिया था जब वो 3 साल की थी, तब से। दिस टैलेंट वुड कैरेक्टराइजेज हर एज अ। इसका एक और उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने अगर शकुंतला देवी मूवी देखी है तो वो मैथमेटिक्स में अपने आप में बहुत ही गिफ्टेड चाइल्ड रही, बहुत क्या मतलब गिफ्टेड चाइल्ड रही, और उनको किसी ने उस तरह से सिखाया नहीं। और आपने मूवी में भी अगर देखा हो, उनके फादर कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और वो फटाक से बता देती हैं। ये कुछ बच्चे गिफ्टेड होते हैं कुछ क्षेत्रों में, गिफ्टेड मतलब भगवान का ही गिफ्ट मान लो आप उनको एक तरह से, ठीक है ना। मैम आप रिप्लाई फनी देती हैं, क्या करें, जीवन अपने आप में फनी है रागिनी, है ना। ज्यादा सीरियस लीजिएगा तो मर जाइएगा, फिर जी नहीं पाइएगा। खैर आइए एक बार समझते हैं कहानी। लिटरली मत लिया करो मेरी बातों को, ये मैं मजाक में कहती हूँ। देखिएगा, स्लो लर्नर है भाई, 3 साल की उम्र में गिटार बजाना सीख लिया बिना किसी के सिखाए। ये स्लो है, ये धीमे सीख रहे हैं, ये जरूरत से ज्यादा तेज है। चाइल्ड विद लो आईक्यू कहां से तेज होगा इस बच्चे का जो इतनी तेजी से सीख रहा है। क्यों हम अज्यूम कर लें ये बच्चा गिफ्टेड है, ठीक है ना। ऑटिस्टिक है नहीं, ऑटिस्टिक बच्चा रेपिटेटिव एक्शन करता है, बार बार रिपीट करता है सेम चीज को, कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। ये बच्चा प्रतिभाशाली है, किसी एक क्षेत्र में इसके अंदर प्रतिभा है। गिफ्टेड 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जिनका आईक्यू ज्यादा होता है, इनको इंटेलेक्चुअली ब्राइट कहते हैं। 130+ आईक्यू है मान लीजिए, वो भी गिफ्टेड है, पढ़ने में बहुत अच्छा होगा एकेडमिक्स में। दूसरा प्रकार है टैलेंटेड है बच्चा, जैसे कोई विशेष टैलेंट है, जैसे ये बच्ची जो है शीला, इसमें गिटार बजाने का टैलेंट है बचपन से ही, है ना। अगर थोड़ी सी भी ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बहुत अच्छा करेगी। तीसरा है कोई क्रिएटिव बच्चा, कुछ नया, कुछ नोबल बनाना, कोई पेंटिंग ऐसी बनाना, कुछ डिफरेंट, कुछ नया करना। तो ये गिफ्टेड बच्चों में 3 प्रकार होते हैं। गिफ्टेड बच्चे जो है जनरली क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर्स होते हैं, ओपन एंडेड सोच रखते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 देखना फटाफट से। अ टीचर एनकरेजेस हिज और हर स्टूडेंट्स टू मेक कॉन्सेप्ट मैप्स। कॉन्सेप्ट मैप समझते हो, याद रखने के लिए आसानी हो जाती है। जैसे आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हो तो एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स होते हैं आप एक मैप बना करके उसको समझते हैं कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे। आफ्टर टीचिंग अ टॉपिक दिस वुड बी हेल्पफुल इन। कॉन्सेप्ट मैप बनाने को यानी संप्रत्यात्मक। मैम आप भी तो गिफ्टेड हो, थैंक यू अंशुल, कभी घमंड नहीं किया यार, टैलेंट बहुत है।
ये लोग, ये हम लोग अपने ट्यूशन के टाइम पे करते थे ऐसी बकैती, मतलब बिल्कुल बिना सर पैर की बातें, कि बहुत मतलब कभी घमंड नहीं किया, मतलब बहुत टैलेंट है। देखो एक बार, यह किस में सहायक होगा। अब मैं क्या करूं, आप लोग लिखते रहते हो, मैं कहूं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, या तो मैं ये कहूं। देखो एक बार, अगर हम बात करें देखो एक बार फटाफट से कमेंट करो। राहुल को भूख लग गई, निशा राहुल तो अपना रोटियां दबा चुका है। हमारी क्लास शुरू होने के समय पे मैं आ रही हूँ वहां से घड़ी पहनते हुए, वो अपना बैठ के खाना खा रहा है। तो निशा है आज और मैं हूँ, हम उपवास पे हैं, जब क्लास खत्म हो जाएगी तब खाना खाएंगे। पनीर बना है आज, और आपको पता ही है वेजिटेरियन लोग हमारे जैसे, उनके लिए पनीर से बड़ी कोई डिश क्या ही होती होगी, है ना। देखो एक बार, बहुत बातें कर ली इधर उधर की, इधर आ जाओ वापस से। 41% हो, देखो फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 41% हो, अभी चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट मैप की बात हो रही है। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने के लिए कहती है। संकल्पनात्मक मानचित्र यानी कॉन्सेप्ट का मैप, फ्लो चार्ट या किसी भी तरह से जिसमें कॉन्सेप्ट समाहित हो सके। क्लियर है बात। तो इससे क्या होगा, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। हाँ भाई, बच्चा पेन पेपर टेस्ट ना देकर के कोई एक्टिविटी कर रहा है तो ये फॉर्मेटिव एफए है, रचनात्मक तरीका है, क्रिएटिव तरीका है आकलन का, सही है। टेस्टिंग द कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू समराइज द मेन पॉइंट्स। भाई मुख्य बिंदु को समराइज कर पाया बच्चा या नहीं उस कॉन्सेप्ट के, बिल्कुल सही बात है, पता लग जाएगा वो बना पा रहा है या नहीं, कि हमने आज क्या क्या पढ़ा तो उसने मैप बना के बता दिया। डेवलपिंग रूब्रिक्स टू इवेल्युएट द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। रूब्रिक्स होते हैं सेट स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा, एक गाइड डेवलप हो जाएगा कि बच्चा अगर इतने परसेंट बना पा रहा है तो इसका मतलब इतने परसेंट उसकी जानकारी है। तो एक गाइड, एक पैमाना होता है रूब्रिक बच्चे को जांचने का, तो वो भी डेवलप होगा इससे। टेस्टिंग द आर्टिस्टिक एबिलिटी। ये आर्टिस्टिक एबिलिटी टेस्ट करने के लिए नहीं है, आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए कोई ड्राइंग पेंटिंग कुछ भी काम दिया जा सकता था। आर्टिस्टिक एबिलिटी इज नॉट द राइट वर्ड ओवर हियर। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है यहां सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, क्या कहता है ये, फटाफट से बताइएगा। थोड़ा सा क्या है ये लेंदी क्वेश्चन है, चलिए कोई नहीं, बताइए। वो मैम कितने अच्छे बोलते हो आप, थैंक यू। मैं आंसू रो दूंगी यार, मैं इतनी तारीफ से, मुझे पता है। सेल्फ लव में पागल हुई जा रही हूँ मैं, नार्सिसिज्म आ जाएगा अब इसके नेक्स्ट स्टेज में। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 17, देखो एक बार, बताओ फटाफट से, इधर उधर ही बातें करवा लो इनसे। देखो, अ टीचर एनकरेज्ड हर स्टूडेंट्स टू लर्न अबाउट देयर हेरिटेज थ्रू कन्वर्सेशंस विद अडल्ट्स एंड कम्युनिटी मेंबर्स। चूज द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट रिफ्लेक्ट्स द टीचर्स परसेप्शन अबाउट सोशलाइजेशन एंड लर्निंग। यानी अ टीचर एनकरेज्ड हर स्टूडेंट्स, बच्चों को एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया एक टीचर ने, लर्न अबाउट देयर हेरिटेज, जो भी उनकी हेरिटेज है, विरासत है, अपने आसपास की चीजें हो सकती हैं, कल्चर के बारे में हो सकती हैं चीजें, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, इन सब के बारे में वो अपने अडल्ट्स और कम्युनिटी से बातचीत करके, अपनी दादी नानी से, अपने आसपास के लोगों से, अपने माँ बाप से, अपने आस पड़ोसियों से, मान लीजिए कोई है जहाँ पे कोई व्यक्ति है उसकी क्लास में जो आगरा से है, तो उससे बात कर रही है ताजमहल के बारे में बच्ची, तो ये सब के बारे में वो बातचीत करके कम्युनिटी से सीख रही है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, फटाफट से बताना है आपको। थैंक यू विकास, धन्यवाद। देखिएगा, तो ये क्या दिखाता है, सोशलाइजेशन और लर्निंग का क्या संबंध है, यानी सामाजिकरण और अधिगम का क्या संबंध है, ये क्या दर्शाता है। भाई समाज में हम घुलते मिलते हैं, चीजें सीखते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू भी हम चीजें सीखते हैं। समाज में घुलने मिलना सीखने को सोशलाइजेशन कहते हैं, समाजीकरण, समाज में रहने के तौर तरीके सीख रहे हैं हम, बाहर से कोई आए तो नमस्ते करते हैं, पानी देते हैं, वट एवर, है ना। लर्निंग, जो भी आप कुछ नया सीख रहे हैं, यहाँ पे दोनों जुड़े हुए हैं। तो रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी यहाँ पे टीचर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, जो समुदाय से हम सीखते हैं, समाज से, वो भी महत्वपूर्ण हमारे ज्ञान के निर्माण में या सृजन में, बिल्कुल सही बात है। बिलीविंग दैट लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल सेटिंग एंड दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक कनेक्शंस, कि जो अधिगम है वो सोशल सेटिंग्स में यानी सामाजिक परिवेश में बेहतर सीखा जाता है। जो बात कौन कह रहा है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो प्रगतिशील शिक्षा है, जॉन डुई भी यही कह रहे हैं कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, ग्रुप में करा होगा बेहतर होगी। वैल्यूइंग द कनेक्शन ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड इन स्कूल विद लोकल नॉलेज, जो बाहर की लोकल नॉलेज है, जो रियल वास्तविक दुनिया है, उससे कनेक्ट कर दिया आपने किसको, क्लासरूम नॉलेज को, किताबों के ज्ञान को। गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू नॉलेज टॉट इन स्कूल, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि जो स्कूल में सिखाया जा रहा है उसको ज्यादा महत्व दे रहे होते, तो फिर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन की बात आती ही नहीं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे भी सही है, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 61% लोग जो है वो कह रहे हैं। अच्छा, धन्यवाद। अगेन रागिनी कह रही हैं आप इतने फेमस हो फिर भी आप में ईगो नहीं है। रागिनी वही है ना यार, कभी घमंड ही नहीं किया।
मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले लेना। देखो एक बार फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 18। इधर उधर की बातें करते हो यार, जिस भी कमेंट पे नजर जाती है वो इधर उधर की बातें करता मिलता है। देखो एक बार, देखिए ये कौन मोए मोए करा रहा है। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एग्जाम्प्लीफाइज कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी। कंस्ट्रक्टिविस्ट मतलब बच्चा जहां एक्टिव होगा, पियाजे और वाइगोस्की की बात हो रही होगी, रचना करके सीखेगा। एनसीएफ भी इसी पे बेस्ड है। पियाजे क्या है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, वाइगोस्की क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है ना। तो कौन सी संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाती है? पहला ऑप्शन है, यानी बच्चा जहां एक्टिव है। स्टूडेंट्स लिसन टू द टीचर्स एंड टेक नोट्स ऑन द कंटेंट कवर्ड। बच्चे सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, उतने एक्टिव नहीं है, इससे ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है, स्टूडेंट्स रिपीट लाउड लॉन्ग पैसेजेस टू मेमोराइज देम। अगेन यहाँ पे भी वो रट्टे लगा रहे हैं, उतने एक्टिव नहीं है। यहाँ पे भी बस बैठ के नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर मेथड है, उतने एक्टिव नहीं है। स्टूडेंट्स लर्न द मटेरियल इन देयर टेक्स्ट बुक्स एंड टेक टेस्ट कवरिंग द कंटेंट। जो किताब में लिखा है वो सीख रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, उतने एक्टिव हैं ही नहीं। अ टीचर जहां एक्टिविटी करेंगे वहां एक्टिव होंगे। अ टीचर प्रेजेंट्स हिज स्टूडेंट्स विद अ कॉन्टेम्परेरी इशू ऑन विच दे डिस्कस एंड डिबेट। टीचर ने एक कॉन्टेम्परेरी इशू दिया कि भाई अब डिपेंड करेगा, अगर 11th 12th की क्लास है और कोई सब्जेक्ट है मान लो सोशियोलॉजी जैसा, तो हम कहेंगे भाई कि ये जो प्राचीन निगम वाला केस हुआ, क्या ये सही है? इस पे सब अपने अपने विचार देंगे, डिस्कशन होगा क्लासरूम। मतलब इस तरह का कोई भी मुद्दा हो सकता है जो उस समय पे चल रहा हो, समकालीन हो, है ना। क्या लड़के लड़कियों में भेदभाव सही है? अब इस पे चर्चा हो रही है, टीचर ने टॉपिक दे दिया एक तरह से उस समय पे चलने वाला, क्लास के हिसाब से दिया जाएगा टॉपिक। ऐसा नहीं है 5वीं क्लास के बच्चे को ये बात कहोगे, शायद उसको ठीक से ना जमे वो चीज। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, क्योंकि बच्चे भाई बहनों की देखभाल करने की अपेक्षा ज्यादा की जाती है, ये किसका उदाहरण है? यानी मान लीजिए घर में एक भाई है जिसका नाम है ए और एक भाई है जिसका बहन है जिसका नाम है बी, ठीक है ना। तो ये जो बॉय है, बॉय और गर्ल बना देते हैं, बी फॉर बॉय जी फॉर गर्ल कर देते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रदर बॉय है और एक गर्ल है। घर पे अगर मम्मी नहीं है तो बहन खाना बना के देगी। मैंने खुद देखा है अपने, अब तो खैर मतलब बहुत सारे लोग टच में नहीं रहे उस तरह के, बट बहुत, लेकिन ये कॉमन चीज है, हम आसपास देखते ही हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरी फ्रेंड्स थी एक दो जिनके यहाँ पे अगर मम्मी नहीं होती है तो खाना वही बनाती है। और आपने भी ये देखा ही होगा, किया भी होगा कई फीमेल्स ने, खाना जो है अगर मम्मी नहीं है तो बेटी ही बनाएगी खाना, भाई जो है वो नकारा आके बैठ के बस खा ले, बहुत बड़ी बात है ना। मैं खराब शब्द यूज कर रही हूँ बट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। क्यों कह रही हूँ ऐसा, अभी आंसर में पता लग जाएगा, है ना। कि मतलब उसको भी 2 हाथ दिए भगवान ने, वो भी खाना बना सकता है, मदद कर सकता है, एटलीस्ट दोनों मिलकर के बना सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ स्टीरियोटाइपिंग हो गई है, क्योंकि हमने मान लिया खाना बनाना सिर्फ मम्मी का काम है, तो वही खाएगा आके। और मुझे उस समय भी इस बात से इतनी तकलीफ होती थी, पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब हमारे घर में क्या ऐसा नहीं हुआ, या भाई बहुत छोटा भी था, और देयर वर मल्टीपल रीजंस। तो वो एक थोड़ा क्रांतिकारी विचार हैं भी मेरे इस चीज को लेके। तो अगर हम देखें बॉय और गर्ल की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर माँ की अनुपस्थिति है तो खाना कौन बनाएगा? बेटा नहीं बनाया, बेटी बना रही है, यानी गर्ल बना रही है। अगर छोटे भाई बहन हैं तो बेटी उनको संभाल रही है। पुराने टाइम पे, हमसे एक जनरेशन पहले चले जाएं तो बड़ी बहन मतलब माँ का ही काम है, वो अपना जीवन भी सेक्रीफाइस कर देगी, किस लिए? क्योंकि छोटे भाई बहन को संभालना है, ठीक है ना। क्या ये फेयर है? फेयर तो नहीं है। ये क्या है? स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, सिंपल सिंपल। इक्विटी इसमें कुछ भी नहीं है कि अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं उनमें तो मातृत्व ज्यादा होता है महिलाओं में, इसलिए उनको ये काम दिया जा रहा है। अच्छा भैया, खाना बनाने में मातृत्व भी लगेगा, बच्चों को संभालने में भी, तो आप में भी तो होगा कुछ, ठीक। तो ये हम नहीं कह सकते, इक्वालिटी तो ये बिल्कुल भी नहीं है, और ये रेलेवेंस भी कुछ नहीं है। ये स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता है, क्योंकि चला आ रहा है, ऐसा देखा है हमने, तो हमने इसको सही मान लिया है, ठीक है ना। हाँ मतलब खुद भी शर्म नहीं आ रही, नकारा में इसलिए बोल रही हूँ, आप कैसे खा सकते हो? आपको लग रहा है आप ज्यादा बड़े ह्यूमन हो, सामने वाला कम बड़ा ह्यूमन है, वो आपको लेके आएगा। या तो फिर ये चीज हो सकती है कि कभी भाई बना रहा है कभी बहन, हमेशा वाली स्थिति खराब है ना, तो उसकी बात चल रही है। मतलब मुझे ये नहीं कि खाना बनाना कोई बुरी बात हो गई अगर किसी ने बनाया, चाहे वो लड़का बनाए लड़की बनाए, खाना बनाना एक स्किल है, कोई दिक्कत नहीं है उस बात से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20वां सवाल, फटाफट से जवाब दीजिएगा। कोई बात नहीं, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो गई होंगी सुनकर के, बट हम क्या कर सकते हैं, नंबर चाहिए तो स्टीरियोटाइप लगा के आना पड़ेगा, बाकी तो आपका जीवन है, ठीक है। चलिए धन्यवाद प्रगति, थैंक यू। बताइए सेकेंड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? बताइएगा, फटाफट से बताना, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है?
फोकस ऑन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल दीजिए। ये विशेषता नहीं है, नहीं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो कहेगी भाई हर एक पक्ष में होलिस्टिक आकलन हो, जो सीसीई कहता ही है, सर्वांगीण रूप से जांचिए आप करिकुलर और को करिकुलर दोनों एस्पेक्ट को। हमें नॉट चाहिए। एनकरेजिंग रोट मेमोराइजेशन, रटने की बात तो आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो कि चाइल्ड सेंटर्ड है, प्रगतिशील कक्षा है, वो तो नहीं कहेगा कि रट के याद कराइए। कोलैबोरेटिव बेटर है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है बेटर है, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21वां सवाल क्या कहता है देखते हैं फटाफट से। हाँ कराएंगे भाई, मैथ्स के पेडागोजी के भी कुछ सेशन कराएंगे, एसएसटी के भी कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, तबियत धीरे धीरे सुधर रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट इज करेक्ट फ्रॉम अ वाइगॉस्कियन पर्सपेक्टिव। वाइगॉस्की के परिप्रेक्ष्य से भाषा और विचार के बारे में, लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में, भाषा एवं विचार के बारे में कौन सी बात सही है वाइगॉस्की के अनुसार। फर्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस, यानी भाषा जो है वो उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास में सहायक होती है। चलिए सही है। लैंग्वेज हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज, यानी कॉग्निटिव फैकल्टी क्या होती है, जो भी काम दिमाग से कर रहे हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो क्या दिमाग के डेवलपमेंट में लैंग्वेज बाधा बनती है? नहीं, लैंग्वेज हमें आती है तभी तो आपका दिमाग का विकास हो पा रहा है, आप नए नए टॉपिक सीख पा रहे हैं, पढ़ के सीखें, सुन के सीखें, देख के सीखें। तो ये तो गलत है कि रुकावट बनेगी भाषा। भाषा तो हेल्पफुल होती है कुछ सीखने में। लैंग्वेज डज नॉट प्ले एनी रोल, ये कहना भी गलत होगा। थॉट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, नहीं, थॉट अकर्स इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ये नहीं कहा उन्होंने। ये कहा शुरुआती कुछ सालों में थॉट और लैंग्वेज पैरेलली यानी इंडिपेंडेंट चलते हैं, बाद में जाकर के मर्ज हो जाते हैं और प्रभाव डालते हैं। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। तो लैंग्वेज फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल एक्टिविटीज, मानसिक क्रियाओं का, क्योंकि वो तो कह रहे हैं लैंग्वेज इज द बिगेस्ट टूल, यानी भाषा एक बहुत बड़ा यंत्र है जिसके माध्यम से हमारा दिमाग यानी संज्ञान विकसित होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा और बताइएगा क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट आ टीचर शुड, क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इन ऑल एस्पेक्ट्स, व्यापक आकलन की बात हो रही है जो सभी पहलुओं में हो। करिकुलर यानी कॉपी किताब से संबंधित भी, और को करिकुलर यानी शैक्षिक प्लस सह शैक्षिक, को स्कोलास्टिक जिसको हम कह देते हैं, सह शैक्षिक सारे पक्ष यहाँ पे शामिल हों। यानी बच्चे को सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट, वो पढ़ाई में कैसा है इस पे ही नहीं, वो स्पोर्ट्स में कैसा है, उसके अंदर कोई विशेष टैलेंट है, उसका व्यवहार कैसा है, बहुत सारी चीजों पे हम जांचते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है होलिस्टिक यानी सर्वांगीण रूप में आप जांच रहे हैं बच्चे को। कंसिडर स्कोर्स बेस्ड ऑन क्विज, तो सिर्फ स्कोर क्विज के बेस पे तो सारे आधार पे नहीं जांच रहे हैं हम, सिर्फ क्विज हो गया। कंसिडर ओनली द एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन, ये भी गलत है, सभी पहलुओं में जांचना है ना। कंसिडर आउटकम एज वेल एज प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद, जो आउटकम निकल करके आया, जो रिजल्ट आया और जैसे वो सीख रहे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। यूज सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करेंगे तो फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, हम सिर्फ नंबर पे फोकस कर पा रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, बेटर है ना, सभी पहलुओं को देखता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा और बताइएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, एनईपी 2020 जो है, एनईपी 2020 की जब हम बात करें, प्रपोजेस इंक्लूजन ऑफ डैश एंड डैश फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों की मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। बताइएगा एक बार फटाफट से बताइएगा, किस बात को बढ़ावा देगी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है? ग्रुप वर्क को, इंक्लूजन ऑफ ग्रुप वर्क एंड सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का भी आकलन करे और ग्रुप में भी एक दूसरे का आकलन करे। मान लो 4 बच्चे हैं तो हम कहें भाई तुम ए बच्चा बी बच्चे की कॉपी चेक कर रहा है, सी बच्चा डी बच्चे की, आपस में एक दूसरे को मार्क्स दे रहे हैं, ठीक है, और खुद को भी खुद से आकलन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी को तो 360 डिग्री असेसमेंट कह रही है, यानी 360 डिग्री आकलन, यानी हर एक पक्ष में कैसे बच्चा खुद का भी खुद से आकलन करे, सेल्फ असेसमेंट कि आप खुद को कितने नंबर दे देंगे किसी काम में, टीचर भी उसका आकलन करे कि टीचर ने कॉपी चेक करी तो कितने नंबर, और उसके दोस्त ने अगर कॉपी चेक की फॉर एग्जांपल तो वो उसको किसी चीज में कितना मार्क्स, या मार्क्स ही नहीं कैसे आकलन करता है। तो तीनों पहलुओं में कर रहे हैं, तो ये 360 डिग्री का आकलन हो गया है। बात ठीक है नहीं? मैम आप स्माइल नहीं करते हो, स्माइल कैसे करें यार, ये थोड़ा आयरन की वजह से स्माइल करते हैं तो यहाँ से होठ कट जाता है, समस्याएं बहुत हैं जीवन में, फिर भी हंस लेते हैं। रो दूंगी अब ज्यादा स्माइल करने की बात की तो। देखो एक बार इधर आ जाओ। तो अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट्स हाँ ठीक है, बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट सही नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट सही नहीं है, पोर्टफोलियो सही था। नॉर्म और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट तो स्टैंडर्डाइज का उदाहरण हो गए, तो बात तो बराबर ही हो गई। फर्स्ट ऑप्शन ही बचता है जो सही है, तो 86% इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ रहे हैं, सही जवाब दे रहे हैं 86% लोग। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई, फटाफट से बताना है और फोकस करना है क्वेश्चन पे, इधर उधर की बातों में बहुत लग जाते हो। मैं थोड़ा जल ग्रहण कर लेती हूँ। मैम आप रियल में कहीं क्या क्या कह रहे हो, बातें करने में बहुत मन लगता है, मैंने कब से संडे वार्ता नहीं की है। कहीं टीचिंग करते हो? यार मैंने ऑफलाइन पढ़ाया है और हम लोग डिस्कशन करते हैं बीच बीच में। रियल में टीचिंग तो इतना बड़ा तामझाम हो चुका है कि मतलब कहीं और जाके तो अब नहीं हो पाएगा। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं जो अच्छे से रियल में। यहाँ पे क्या हम मजाक कर रहे हैं? आप लोग आते हैं ऑफलाइन, हम फ्री क्लासेस भी देते हैं एट टाइम्स। और इस साल जो है एक ऑफलाइन छोटा सा बैच निकालने का पूरा पूरा प्लान है, काम चल रहा है ऑफिस पे। तो वो बिल्कुल बस ऐसे ही मन की शांति के लिए होगा कि मन लगा रहे। अदरवाइज टीचर्स हमारे साथ बहुत सारे हैं, करियर बिल पे आप देख ही पा रहे हैं। चलिएगा, तो थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 54% लोग। देखिए, रिस्पॉन्डिंग टू हाइंस डिलेमा, रूही सेज स्टीलिंग द ड्रग इज रॉन्ग अंडर एनी सर्कमस्टेंस बिकॉज इट इज रॉन्ग टू स्टील। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, रूही इज एट व्हाट स्टेज? हाइंस दुविधा, हाइंस एक व्यक्ति है जिसकी दुविधा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में एक कहानी है कि उसकी वाइफ की डेथ होने वाली होती है, या तो वो चोरी कर ले या फिर वाइफ को मरने दे। दो ही रास्ते हैं जिसमें से वो एक रास्ता चूज करता है, चोरी कर लेता है दवाई की और वाइफ की जान बचा लेता है। लेकिन एक बच्ची है रूही, रूही कह रही है कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कि दवाई की चोरी किसी भी परिस्थिति में करना गलत बात है, क्योंकि चोरी करना जो है वो गलत बात होता है। तो रूही कौन से स्तर पे है? थर्ड ऑप्शन 58% लोग कह रहे हैं। अब बताओ इसमें भी आप लोग ज्यादा आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो? 26% लोगों को लग रहा है फर्स्ट ऑप्शन है। क्यों लग रहा है भाई ऐसा? पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए भाई सिलेबस सेम होता है, लेवल लगभग सेम ही होता है अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हैं तो। कई बार उल्टा हो जाता है, कुछ क्वेश्चन आसान हो जाते हैं पेपर 1 में, कुछ क्वेश्चन 2 में और वाइस वर्सा। तो इसको इस तरह से मत बांटा करो। प्री कन्वेंशनल लेवल है ये, प्री कन्वेंशनल में फर्क नहीं पड़ता रूही को क्या सही है क्या गलत है। अगर पनिशमेंट ना मिले तो सही हो जाएगी चोरी, तो वो तो बात ही नहीं है। प्री कन्वेंशनल यानी पहला स्तर, पूर्व पारंपरिक, परंपराओं से पहले है ना ये, तो सही और गलत यहाँ कुछ नहीं है। जिस चीज से डांट पड़े वो काम गलत है और इसलिए आज्ञा मानते हो क्योंकि डांट ना पड़े। प्री कन्वेंशनल लेवल पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, यहाँ पे रिवॉर्ड की तो बात ही नहीं हो रही, मुझे क्या मिलेगा, रूही ने ये तो कहा ही नहीं। कन्वेंशनल लेवल है यानी परंपराओं के आधार पर ही तो हम सही गलत कह रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि रूल्स को ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी परिस्थिति में, रूल्स को तोड़ना गलत बात है। रूल्स आर रूल्स, वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड होते हैं। ये फोर्थ स्टेज है और सेकेंड लेवल है। पोस्ट कन्वेंशनल तो ये नहीं है, क्योंकि पोस्ट कन्वेंशनल में ऐसा नहीं होगा। अगर किसी की जान वो झूठ जो किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला जाए, झूठ नहीं होता। ये पोस्ट कन्वेंशनल में सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ही आएगा, फिफ्थ स्टेज जो यहाँ पे दी हुई है। तो ये कहना यहाँ पे गलत होगा। आप कौन सी क्रीम लगा दो, पढ़ लो यार, कैसी बातें कर रहे हो, मुंह धोए हुए 2 दिन हो जाते हैं। आ जाओ इधर, तबीयत खराब है, इनको क्रीम पे फोकस करना है, बताएंगे एक दिन। क्वेश्चन नंबर 25, जब पेपर क्लियर हो जाएगा तब बताएंगे, इंटरव्यू देने आओगे ना नौकरी लेके और सीटेट क्लियर करके, तब सब बताएंगे। क्रीम, शैम्पू, लिपस्टिक और क्या होता है, काजल, बताओ तुम, मेकअप की दुकान हाईलाइनर, देखो एक बार तो हाईलाइटर क्या होता है? हाईलाइटर, अच्छा वो जो चमकते हैं ऐसे गाल, वाह, वो है क्या? तुम रख के गई हो, लिया कुछ नहीं है, मेरा कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है उसका। हाँ आ जाओ इधर, देखते हैं, खैर समझते हैं कहानी क्या है। इससे पहले मैं और निशा यहाँ एकदम दिक्कत में आ जाए। डांट भी कितने प्यार से लगाते हो, फिर मैं रो दूंगी यार ऐसे करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, लेव वाइगॉस्की रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, ओ गॉड सॉरी, देखो एक बार, लेव वाइगॉस्की, ज्यादा तारीफ मत किया करो, छींक आ गई ना। Lev Vygotsky referred to the difference between what a child can do on his own and what can be accomplished with some assistance as. फटाफट से जवाब दीजिएगा, तारीफ हजम नहीं होती हमको। देखिएगा, बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता द्वारा कर सकती है, यानी निशा को अगर कुछ हेल्प मिल जाए तो वो क्या कर सकती है और अकेले क्या कर सकती है, इसके बीच के डिफरेंस को क्या कहेंगे वाइगॉस्की की भाषा में? तो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्र रूप से जो आप खुद से कर सकते हैं और जो किसी की सहायता से कर सकते हैं। यानी खुद से आप सीडीपी में 15 नंबर ला सकते थे, सहायता आपको थोड़ी सी मिल गई, लेट्स लर्न पे कुछ सेशंस अटेंड कर लिया, आप 30 नंबर ला पा रहे हैं, ऐसा होता है, या 22 ला पा रहे थे आप 29 ला पा रहे हैं। तो इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे। इस डिफरेंस को, उस दायरे में आपको मदद मिली है जिस दायरे में प्रॉक्सिमिटी थी, संभावना थी आपके विकास की, आगे बढ़ने की, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में। इस हेल्प को स्कैफ फोल्डिंग कहेंगे। अडेप्टेशन और इंटेलिजेंस का यहाँ कोई काम नहीं है, ये वाइगॉस्की के अनुसार जो है बातें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा,
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, व्हाट डज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इन हार्वर्ड गार्डनर्स थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस मीन। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का क्या मतलब है। 2 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं गार्डनर पे, 3-4 क्वेश्चन कई बार वाइगॉस्की पे भी आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से डाले हुए हैं, ये मत सोचना एक ही क्वेश्चन आएगा, आने लगे हैं। देख रहे हैं, एक बार समझते हैं। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कॉम्प्लेक्स इनर फीलिंग्स एंड टू यूज देम टू गाइड वंस ओन बिहेवियर। ओन बिहेवियर इंट्रापर्सनल है, इंटर नहीं है। इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों की बात हो रही है, अदर्स की बात हो रही है ना। इंटरपर्सनल यानी अदर्स, दूसरों को समझना, दूसरे के मोटिवेशन, दूसरे के इमोशंस, दूसरों के मोटिव्स, इन सबको समझना, वो है इंटरपर्सनल। एबिलिटी टू, जैसे चुनाव में सारे पॉलिटिशियंस को पता होता है आपको क्या चाहिए, किस बात पे वोट मिलेगी, वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है उनकी एक तरह से। इंट्रा है खुद को समझना। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली टू दी मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के मूड, उनकी मोटिवेशन, उनके मूड्स को, उनके टेम्परामेंट को, किसका क्या मिजाज है, कब पापा से फोन मांगना है, कब प्यार से बात करनी है, फिर वो खुद ही सामने से कहते हैं बेटा क्या चाहिए बता दो। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है जो आपके अंदर भी है ना। तो कुछ लोगों में ज्यादा होती है। आगे बढ़ेंगे। एबिलिटी टू यूज द बॉडी स्किलफुली, ये बॉडीली काइंस्थेटिक है कि आप बॉडी को, जैसे जिम्नास्ट हैं या कोई भी, मान लीजिए विराट कोहली हैं या फिर कोई भी अगर एथलीट हैं तो बॉडीली काइंस्थेटिक होंगे, या डांसर्स हैं मान लीजिए। एबिलिटी टू परसीव द विजुअल स्पेशल वर्ल्ड, ये आपका विजुअल क्या बोलते हैं इसको, स्पेशल इंटेलिजेंस हो जाएगा कि जो कार्टोग्राफर्स हैं, जो नक्शे बनाते हैं, गूगल मैप वाली दीदी अगर एग्जिस्ट करती हैं तो उनमें क्या होती है, यही वाली इंटेलिजेंस होती है। क्या कहेंगे इसको, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल है, अदर्स को समझना, उनकी मोटिवेशन को समझना। सेकंड, दूसरों के मनोभाव स्वभाव को समझना। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। ये कहता है पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज बेस्ड ऑन, पारस्परिक अध्यापन या शिक्षण की जो संकल्पना है वो कौन से पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव की एक स्ट्रेटेजी है। देखना एक बार, रेसिप्रोकल टीचिंग यानी टीचर बच्चे को सिखाता है और बच्चा टीचर को, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन किया जाएगा, फिर डिस्कशन होगा, है ना। टीचर बच्चे को, बच्चा टीचर को, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, प्रभावित करते हैं। माहौल जो है क्लासरूम का, वो आपको और आप माहौल को, ठीक, दोनों परस्पर रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, व्यवहारवादी नहीं, सोशियो कल्चरल अप्रोच है ये, क्योंकि बच्चे क्या हैं, समाज, टीचर भी क्या है, समाज का ही हिस्सा है ना। और अगर हम देखें तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पीयर ट्यूटरिंग का हो गया, यानी बच्चे आपस में एक दूसरे को सिखा रहे हैं, टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे से सीख रहे हैं। ये क्या है, वाइगॉस्की की थियरी का ही पार्ट है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने बैच में क्लासेस ली हैं या पहले कभी मैराथन लिए तो कभी ना कभी बात की होगी इसके बारे में। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, गार्डनर, ये कुछ नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 63% लोग जवाब दे भी पा रहे हैं। 2-3 सवाल और हैं, फिर हमारा पनीर हमारा इंतजार कर रहा है और आपका बिस्तर यानी नींद के लिए आप चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, प्याजे को हम कैसे भूल सकते हैं, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 28, कोई कह रहा है आप किसको वोट दोगे। देखो ये लंबी कहानी है, इस पर हम चर्चा अभी नहीं करना चाहते हैं और अभी कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। बाकी वोटिंग जो है हो चुकी है दिल्ली में 25 तारीख को, तो 25 को ही थी ना, हाँ। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। जीन पियाजे प्रपोज्ड दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों की सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से कैसी होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज डैश दैट ऑफ अडल्ट्स, नॉट डिफरेंट, अलग नहीं होती है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है यानी गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, या क्वांटिटेटिवली यानी मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या क्वाइट सिमिलर होती है। उन्होंने कहा किसी चीज में सिमिलर है किसी में नहीं है, मतलब डिफरेंट तो है लेकिन कैसे, क्वालिटेटिवली, गुणात्मकता में अंतर है ना, काइंड में डिफरेंट है, अमाउंट सेम है, बच्चा भी उतना ही सोच रहा है और आप भी, क्वांटिटी तो सेम है, क्वांटिटी में डिफरेंट नहीं है। तो क्वाइट सिमिलर, नॉट डिफरेंट, ये सब नहीं चलेगा। सेकंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। वो कह रहे हैं बच्चा भी उतनी मात्रा में सोच रहा है, आपके दिमाग में 4 थॉट आ रहे हैं, बच्चे के में भी आ रहे हैं। आपके दिमाग में आ रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, नौकरी नहीं मिल रही, हाय रे ये हो गया, शादी कैसे होगी, फलाना, और बच्चे के दिमाग में आ रहा है ये खिलौना टूट गया, मम्मी डांटेंगी, दूध बिखर गया, खाना नहीं मिला। यानी उसके थॉट्स का काइंड, प्रकार अलग है, क्वालिटी अलग है, गुणात्मकता अलग है, मात्रा उसके दिमाग में भी, थॉट्स उसके दिमाग में भी आ रहे हैं, इसलिए गुणात्मक रूप से क्वालिटेटिवली डिफरेंट है, नॉट क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटी डिफरेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्ट्रेस नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर वेयर,
एक प्रगतिशील कक्षा, जहां हम कह रहे हैं कि बच्चे को प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाइए, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, जॉन डुई की बात कर रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखेगा, लैब स्कूल्स खोले थे उन्होंने शिकागो में अमेरिका के। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चा एक्टिव हो, इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड, यानी बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं को का ध्यान रखा जाए, उन्हें अपनापन महसूस कराया जाए, उनको महत्वपूर्ण समझा जाए। बात तो सही है। सेकंड है स्ट्रेस इज प्लेस्ड ऑन परफॉर्मेंस गोल्स एंड अचीवमेंट इन टेस्ट, के फर्स्ट आ जाओ नहीं, टीचर पैसिवली नहीं, बच्चे को एक्टिव रखना है, लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न फॉर एग्जाम्स नहीं, लर्न फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये बात करता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इमोशनल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे को एक्सेप्टेड फील कराया जाए, बच्चे ग्रुप में सीखें, सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखें, एक्टिविटी करें। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और फिर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आज आप ठीक कर पाए इस पूरे मॉक टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 है, आ चाइल्ड इज शोन अ 3D मॉडल ऑफ 3 माउंटेन्स, 3 माउंटेन का 3D मॉडल, 3 डायमेंशन वाले मॉडल्स दिखाए गए। ठीक, एक बच्चे को अनदर पर्सन इज लुकिंग एट द मॉडल फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन, बच्चा मान लीजिए यहां खड़ा हुआ है, जो दूसरा अनदर पर्सन है वो यहां है, तो इसका व्यू पॉइंट इन माउंटेन्स के प्रति अलग आएगा, इसको अलग दिखेंगे। ठीक, द चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिपिक्ट द अदर पर्सन्स व्यू ऑफ द मॉडल बट इज अनेबल टू डू सो करेक्टली। इसको पियाजे का माउंटेन टेस्ट भी कहते हैं, कि एक बच्चे को कहा गया कि ए को कहा गया कि बी के तरफ से क्या दिख रहा होगा, यानी मैं यहां पे खड़ी हुई हूं और निशा वहां बैठी है, तो मैं कहूं कि निशा को वहां से कैसा दिख रहा होगा, इस पे मैं विचार कर पाऊं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हाइपोथेसाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब बेसिकली इमेजिन करना पड़ेगा। अपने सिंपल बात भाषा में अगर मैं कहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, निशा के परिप्रेक्ष्य से, निशा के व्यू पॉइंट से देखना पड़ेगा खुद को, तो वो ईगोसेंट्रिज्म को हटाना पड़ेगा। लेकिन बच्चा ये कर नहीं पा रहा, अनेबल टू डू सो। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ये किसका प्रदर्शन करता है, ईगोसेंट्रिज्म का, कि बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ पाता, खुद को ही सेंटर में रखता है। वो कहेगा जैसा मुझे दिख रहा है ऐसा ही दिख रहा होगा निशा को भी, जबकि निशा की तरफ से अलग, निशा के एंगल से अलग दिख रहा होगा और मेरे एंगल से अलग दिख रही होंगी चीजें। ठीक है ना। तो एनिमिज्म तो होता है निर्जीव को सजीव समझ रहा है बच्चा, कि पेन को, उससे को पेन से चोट लग जा रही है, वो सोच रहा है कि पेन ने चोट मारी है उसको, जबकि पेन में तो कोई जान नहीं होती, नॉन लिविंग है। ऑब्जेक्ट परमानेंस 18 से 24 महीने के बीच में आ जाता है, यानी जो पहली स्टेज है कि अगर कोई चीज सामने नहीं है तब भी वो उसके बारे में सोच पाए या याद रख पाए। हाइपोथेटिकल थिंकिंग तो बहुत बाद में आती है। दिस इज ईगोसेंट्रिज्म। ये ईगोसेंट्रिज्म को ही चेक करने के लिए पियाजे का 3 माउंटेन टेस्ट हुआ था। तो आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बताएंगे। इसका पीडीएफ जो पेंडिंग है वो मिल जाएगा आपको लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल। 9,24,000 लोग जो है वहां जुड़े हुए हैं, किसी भी फेक चैनल से मत जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए वो आप बता दीजिए और फिर हम इस पे चर्चा करेंगे। फटाफट से बताइएगा आप। कोशिश तो पूरी रहेगी कि कल भी मैं क्लास लूँ, बट ऐसा हो जा रहा है कभी कभी, जैसे आज मैं बैच में नहीं ले पाई हूँ, कल तो सभी जगह छुट्टी थी, तो हो सकता है मैं कल बैच में ले लूँ, यूट्यूब पे ना ले पाऊँ। वैसे मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं ले लूँ कल क्लास, क्योंकि सैटरडे संडे में क्लास नहीं लूँगी। फिर 1 नंबर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए मैडम। इन फ्यूचर हम सभी एसएसटी का क्लास ऐसा कर सकते हैं ना, क्लास बहुत ही अच्छा था मैम, 28 में से 30। थैंक यू सो मच सुमन। और बिल्कुल हम इस एसएसटी का एक सेशन में कम से कम लूँगी, ज़्यादा हो पाए तो बहुत अच्छा है, तबीयत मेरी सुधर रही है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। टाइम आपका वापस से 9 बजे कर दिया है, ज़्यादातर लोगों को 9 बजे कंफर्टेबल लगता है। और अभी जैसी मेरी तबीयत है मैंने सोचा जिम विम जाऊँगी, घूमूंगी फिरूंगी, इसलिए मैंने 7 बजे किया था टाइम, बट इस तबीयत के साथ मैं नहीं जाऊँगी कहीं, तो आप लोगों के साथ ही जुड़ जाऊँ तो अच्छा है। देखिएगा एक बार फर्स्ट क्वेश्चन कोई तो कह रहा है। हेलो स्टूडेंट, सभी को